नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी की थी और आज हम दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जिसको हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं और जिसकी स्थापना मैंने आपको बताई थी कि सैयद वंश में ही मुबारक शाह का एक वजीर हुआ करता था बहलोल लोधी, जिसको अहमद शाह और जिसको अलाउद्दीन आलम शाह को जिसने गद्दी से हटाकर एक वंश की स्थापना की जिसे हमने जाना लोधी वंश के बारे में। और लोधी वंश जो है वो पहला अफगानी वंश था। ये क्या था? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले संस्थापक, इसका जो संस्थापक बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1498 ईस्वी तक। बहलोल लोधी भारत का दिल्ली सल्तनत का भाई अभी तक हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में सारे के सारे तुर्क शासक हुए थे, लेकिन ये एक पहला ऐसा शासक था जो कि अफगानी था। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी वंश, ये पहला अफगानी वंश था जिसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भाई बहलोल लोधी के शासनकाल में सबसे पहले इसने क्या किया? इसने जौनपुर को पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत में मिलाया। भाई तुगलक डायनेस्टी में हमने जौनपुर की स्थापना सुनी थी, जिसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। भाई अब आप ये कहेंगे कि जो जौनपुर था वो तो पहले से ही दिल्ली सल्तनत में मिला हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर सरफी वंश के शासकों का शासन था और जिसका नाम था महमूद शाह। और ये जो महमूद शाह था इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जिस पर आक्रमण किया किसने? बहलोल लोधी ने। ना सिर्फ आक्रमण किया बल्कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में दोबारा से मिलाया बहलोल लोधी ने। तो यहाँ पर शासन कौन कर रहा था जौनपुर में? जौनपुर का शासक था महमूद शाह। महमूद शाह शासक था जो किस वंश से था? सरफी वंश से था। अभी तक सरफी वंश के शासकों के अधीन था और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और इसी का बहलोल लोधी ने एक युद्ध लड़ा था। बहलोल लोधी ने एक युद्ध लड़ा जो था नरेला का युद्ध। और इस युद्ध में, ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये युद्ध हुआ बहलोल लोधी और महमूद शाह। ये महमूद शाह जो है वो जौनपुर का शासक था। और इसमें क्या हुआ? महमूद शाह पराजित हो गया और बहलोल लोधी इस युद्ध को जीत गया और इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो यहाँ तक जौनपुर जो है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है भाई। बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से ही विवाह किया। बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से विवाह किया। पुत्री से विवाह किया।
अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से ही इसने विवाह किया, बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने ही बहलोली सिक्के चलवाए। बहलोल, इसने अपने नाम से बहलोली सिक्के चलवाए। भाई तुगलक वंश के बाद पहला ऐसा वंश था दिल्ली सल्तनत में जिसका लॉन्गेस्ट टाइम रहा, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था इस वंश का, यानी कि दूसरा लंबा शासनकाल, सेकंड लॉन्गेस्ट टाइम। भाई दूसरा सबसे लंबा पीरियड था लोधी वंश का, जो लोधी वंश 1451 से 1526 तक ये शासन रहा। और इसके बाद बहलोल लोधी ने ही एक मिशन किया। बहलोल लोधी ने ग्वालियर अभियान किया। ग्वालियर अभियान किया जहां लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई। जहां लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई। भाई 1498 में इसकी बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। भाई दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जिसे हमने लोधी वंश के नाम से जाना और जिसका टाइम पीरियड था 1451 से 1526 ईस्वी तक, बहलोल लोधी सेकंड लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था इस वंश का, लोधी वंश का। और दिल्ली सल्तनत का पहला अफगानी वंश था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए पहला अफगानी वंश दिल्ली सल्तनत का, तो वो था लोधी वंश। और लोधी वंश ने ही, बहलोल लोधी ने ही सबसे पहले जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। जौनपुर वही जौनपुर है जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जिसे मुस्लिम धार्मिक शिक्षा का हब कहा जाता है। जिस तरह से अफगानिस्तान में सिराज नामक एक जगह है धर्म की शिक्षा के लिए, मुस्लिम धर्म की शिक्षा के लिए, उसी प्रकार से भारत में उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर जो जगह है वो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक शिक्षा का केंद्र था। और इसी पर शासन था किसका? अहमद महमूद शाह का, जो सरफी वंश का शासक था और इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो बहलोल लोधी ने सबसे पहले एक युद्ध लड़ा, नरेला का युद्ध, जो लड़ा गया बहलोल लोधी और महमूद शाह के बीच। और इस युद्ध में महमूद शाह पराजित हो गया और बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोधी ने अलाउद्दीन आलम शाह, जो आखिरी सुल्तान था सैयद वंश का, उसी की पुत्री के साथ विवाह किया और अपने नाम से इसने बहलोली सिक्के चलवाए। बहलोली सिक्के चलवाने वाला शासक था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ने आखिरी 1498 में एक मिशन किया जिसे ग्वालियर मिशन के नाम से जानते हैं। और लू लगने की वजह से ही इसकी वहां पर मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका ही उत्तराधिकारी, अगला शासक कौन बना? इसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी। भाई सिकंदर लोधी के बारे में बड़ा फेमस है कि देखिए आगरा की स्थापना या आगरा का संस्थापक किसे कहा जाता है? सिकंदर लोधी को। गजे सिकंदरी, एक गज था, एक मापने की, जमीन मापने की एक यूनिट का निर्माण किया था जिसे गजे सिकंदरी या सिकंदरी गज के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे फरंगे सिकंदरी भी कहा जाता है। तो अगला शासक सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। भाई सिकंदर लोधी का शासनकाल 1498 से 1517 ईस्वी। 1498 से 1517 ईस्वी।
महानतम शासक था, महान शासक था सिकंदर लोधी। और इसका एक्चुअल नेम अगर हम बात करें इसके वास्तविक नाम की, तो इसका वास्तविक नाम था निज़ाम खान। इसका वास्तविक नाम था निजाम खान। निजाम खान इसका वास्तविक नाम था। बस सिकंदर लोधी अगला उत्तराधिकारी बना बहलोल लोधी का। और सबसे पहले इसने 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की। देखिए, आगरा शहर की स्थापना की। और आगरा शहर की स्थापना करने के पीछे का जो कारण है कि देखिए, सिकंदर के शासनकाल में, सिकंदर लोधी के शासनकाल में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। यानी जितना भी राजस्थान था, जितना भी राजपुताना था, राजपुताना में सभी ने शासकों ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को, जब वो एक विद्रोह को दबाने जाता तो दूसरा विद्रोह खड़ा हो जाता, और दूसरे विद्रोह को दबा कर आता, इतने में तीसरी जगह पर विद्रोह खड़ा हो जाता। तो इस विद्रोह या इसे कंट्रोल करने के लिए, यानी दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसने एक सेंटर की जगह को चुना जो थी आगरा। और आगरा जो है वो प्राचीनतम क्या था? आगरा जो है वो पहले था, आगरा शहर पहले बादलगढ़ का किला हुआ करता था। बादलगढ़ का किला, और कोई बादल सिंह ही इसका शासक था। उसे पराजित करके, बादल सिंह को पराजित करके बादलगढ़ के किले पर, बादलगढ़ के किले पर इसने अपना अधिकार जमाया। और बादलगढ़ के किले को ही जीतने के बाद उसे आगरा नाम दिया। आगरा शहर की स्थापना की 1504 में सिकंदर लोधी ने। और 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की। भाई, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर इल्तुतमिश उसे लेकर आया, कहाँ पर? दिल्ली में लेकर आया। और उसके बाद इसने अपनी राजधानी, अगली जो राजधानी बनी वो आगरा शहर की राजधानी बनी। और यही आगरा एक ऐसी जगह है जो मुगलों का केंद्र बनेगी, यानी मुगल वंश का केंद्र बनेगी। और धीरे धीरे ये जो है हब बन जाएगा, एक सेंटर बन जाएगा आगरा शहर। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। और सिकंदर लोधी ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके कहाँ पर पहुँचा? आगरा पहुँचा। आगरा में ही स्थापना की। और इसके पीछे का कारण क्या था? राजपूतों के विद्रोह को दबाना और उनको नियंत्रित करना। भाई, इसी ने कुतुब मीनार को, इसने ही कुतुब मीनार का रेनोवेशन या जीर्णोद्धार करवाया। क्योंकि कुतुब मीनार को कुछ प्राकृतिक तौर पर कुछ नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से सिकंदर लोधी ने भी इसको रेनोवेट कराया, इसको दोबारा से इसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है। और भाई ये कवि शासक था, कवि सुल्तान था, पोइट था। और इसका तखल्लुस नेम, इसका तखल्लुस का मतलब होता है पेन, उर्दू में तखल्लुस बोलते हैं पेन को। और इसका पेन नेम था गुलरुखी। इसका पेन नेम था, यानी गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखा करता था। यह एक
कवि शासक था, कवि शासक था। और इसका पेन नेम कह सकते हैं या तखल्लुस नेम गुलरुखी। ये गुलरुखी के नाम से पुस्तकें लिखा या कविताएं लिखा करता था। इसका पेन नेम था गुलरुखी, गुलरुखी के नाम से ही ये कविताएं लिखा करता था। कविताएं लिखने के लिए इसने अपना नाम रखा। इसने अपने पेन का नाम दिया तखल्लुस नाम से ही ये कविताएं लिखा करता था। भाई सिकंदर लोदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी एक पुस्तक इसने लिखी और एक मेजर यूनिट, एक मापन इकाई बनाई इसने, जिसे कहा गया गज ए सिकंदरी। इसने एक भूमि मापन की इकाई बनाई, एक भूमि मापन इकाई इसने बनाई जिसे गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदरी गज। और इसकी यूनिट जो हुआ करती थी, ये जो सिकंदरी गज हुआ करता था, ये 30 इंचेस का हुआ करता था। 30 इंचेस का एक गज हुआ करता था गजे सिकंदरी में। इसके बाद इसको थ्रोट इन्फेक्शन था, इसको गले की बीमारी थी और गले की बीमारी की वजह से ही 1517 में सिकंदर लोदी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका अगला उत्तराधिकारी बना कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया। सिकंदर लोदी के बारे में क्वेश्चन। सिकंदर लोदी जो था उसका शासनकाल रहा 1498 से 1517 तक। महान शासक था, वास्तविक नाम था निजाम खां। यमुना नदी के किनारे 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। और आगरा शहर की स्थापना के पीछे का जो कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था कि राजपूताना में राजपूत विद्रोह कर रहे थे और राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए ही इसने अब एक शहर की स्थापना की, आगरा शहर की स्थापना की। और जो आगरा शहर था, ये पहले बादलगढ़ का किला हुआ करता था और बादलगढ़ के किले का जो शासक था वो बादल सिंह हुआ करता था। बादल सिंह को हराकर ही इसने बादलगढ़ के किले पर कब्जा किया और यहीं पर एक शहर की स्थापना की जिसे हम आगरा शहर कहते हैं, जो यमुना नदी के किनारे है। कुतुब मीनार की मरम्मत इसने कराई। ये कवि भी था जिसका तखल्लुस नेम था गुलरुखी और गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखा करता था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसे फरहंगे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। भूमि मापन की इकाई थी गजे सिकंदरी, जिसे सिकंदरी गज भी कहा जाता है। इसके बाद अगला शासक, इसका ही उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना इब्राहिम लोधी। अगला शासक इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। सर क्लास में था जी, क्लास बना रहा था जी, वीडियो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बराना गांव सर, बरसत रोड पे जाओगे ना आप तो एक खोतपुरा गांव है। खोतपुरे से बिल्कुल सामने बराना सड़क गई है जी। बरसत ये पानीपत से लगभग 12 किलोमीटर होगा जी। ठीक ठीक।
भाई 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया इब्राहिम लोदी, और ये लोदी वंश का सबसे नाकाबिल या यूं कहते हैं कि सबसे अयोग्य उत्तराधिकारी था, जिसके शासनकाल में इससे कोई भी खुश नहीं था। पूरी तरह से ये बहुत घमंडी शासक हुआ और अपने घमंड की वजह से ये एकता के सूत्र में नहीं बांध सका अपने शासन को, जिसकी वजह से 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में इसकी पराजय हुई, और ना सिर्फ पराजय हुई, इसको मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि इसके जो खुद के जो संबंधी थे वो भी इससे खफा थे और शासन में भी लोग इससे खफा रहते थे। अगला शासक इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान रहा, अगला शासक रहा इब्राहिम लोदी। भाई भारत का अंतिम सुल्तान, भारत का अंतिम सुल्तान, भारत का अंतिम सुल्तान, ठीक है भाई 1517 में 1517 से 1526 तक भारत का ये अंतिम सुल्तान था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई उपाधि धारण, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इल्तुतमिश के बाद अंतिम सुल्तान अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का, तो वो था कौन? इब्राहिम लोधी। तो क्वेश्चन बनता है कि सर टीपू सुल्तान कौन था? तो टीपू सुल्तान सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक नहीं था, ठीक है। हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान इल्तुतमिश और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी। भाई 1517 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा गया घटोली का युद्ध, और घटोली का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच। और राणा सांगा का वास्तविक नाम, ये जो युद्ध था, राणा सांगा जो था वो मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक, और वास्तविक नाम था संग्राम सिंह, वास्तविक नाम था संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। और ये युद्ध जो है वो निर्णायक अवस्था में नहीं पहुंचा, लेकिन दोनों में जो है वो दूरियां बढ़ गई और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे, जिसकी वजह से इसी ने मदद का वादा किया था। किसको? बाबर को इनवाइट किया था इसी के चाचा ने, इब्राहिम लोधी के चाचा ने, और इसको वादा किया था संग्राम सिंह ने या राणा सांगा ने कि मैं आपकी मदद करूंगा जब आप दिल्ली में, जब आप पानीपत पर चढ़ाई करेंगे, इब्राहिम लोधी पर चढ़ाई करेंगे, तो उस समय मैं आपकी मदद करूंगा। ये बाबर को उसने वादा किया था। भाई बाबर ने 1519 में भारत में पहला आक्रमण किया। 1519 ईस्वी में बाबर का आक्रमण हुआ। बाबर का आक्रमण भारत में बाबर का आक्रमण हुआ 1519 में। 1519 में बाबर एंटर कर चुका था किसमें? भारत में, और वो धीरे धीरे पहुंचा 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसके में उसका सामना हुआ किससे? इब्राहिम लोधी से। भाई अगर हम बात करें इसके वंशों की, इब्राहिम लोधी के, तो इब्राहिम लोधी पंजाब में
पंजाब में था दौलत खान लोधी। दिल्ली में और आगरा में। दौलत खान लोधी था, दिल्ली में इसी का चाचा आलम खान लोधी, और यहां आगरा में था इब्राहिम लोधी। भाई दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने ही बाबर को इनवाइट किया था किसके साथ युद्ध करने के लिए? इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध करने के लिए। और बाबर ने सबसे पहला आक्रमण भारत में किया 1519 में। इसके बाद 1520 से 1521 तक उसने 3 बड़े अटैक किए, 3 आक्रमण किए सिंध और कश्मीर में। सिंध और कश्मीर में 3 बड़े आक्रमण किए सिंध और कश्मीर में। और इसके यहीं पर उसने अपना पहला आक्रमण किया था, बाबर ने अपना पहला आक्रमण किया था भेरागढ़ के किले पर। और भेरागढ़ के किले में ही उसने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था, तोप का वह बम का इस्तेमाल किया था, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया था। बाबर ने सबसे पहले भेरागढ़ के किले में के आक्रमण पर, भारत में सबसे पहला आक्रमण भेरागढ़ के किले पर किया था बाबर ने। और बाबर ने ही सबसे पहले यहाँ पर तोप और बम का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1526 14 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा गया किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया, पराजित हुआ। ना सिर्फ पराजित हुआ बल्कि इसे बाबर ने मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया। भाई युद्ध में मरने वाला पहला ऐसा सुल्तान इब्राहिम लोधी। अभी तक दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान, कोई भी शासक युद्ध में नहीं मरा था। ये पहला सुल्तान और आखिरी सुल्तान था जो युद्ध में ना सिर्फ पराजित हुआ बल्कि इसकी मृत्यु हो गई, इसे मार दिया गया। और इसी की जो कब्र है वो है पानीपत में ही इसकी कब्र है। इब्राहिम लोधी की कब्र पानीपत। मृत्यु 1526 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक समाप्त होता है। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी की मृत्यु के पश्चात भारत में समरकंद का एक शासक बाबर एंटर करता है 1517 में। 1519 में वो 1519 में पहला आक्रमण करता है। उसके बाद 1521, 1520, 1521 और 1526 में पानीपत के युद्ध के पश्चात भारत में जो लोधी वंश है या दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त हो जाती है। और अगले वंश की स्थापना होती है जिसे हम जानते हैं अच्छी तरह से मुगल वंश। और इसी मुगल वंश का संस्थापक बाबर होगा जो पानीपत के युद्ध में तुलगमा नीति अपनाता है। और तुलगमा नीति के कारण ही वो इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है। पराजित करने के पश्चात भारत में पहली बार मुगल वंश की स्थापना करता है। ये दूसरा मुस्लिम वंश था जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो अगली क्लासेस में, अगली पीरियड में हम पढ़ेंगे मुगल वंश। और मुगल वंश में हम सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे और बाबर का पूरा
इतिहास देखेंगे और सभी क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर समाप्त होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हम समाप्त करते हैं लोधी वंश से 1526 तक। तो देखते रहिए हमारा चैनल, देखते रहिए सरस्वती एकेडमी पर के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं प्लीज़ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी प्रतिदिन 2 वीडियोज़ आती हैं, एक 10 बजे और एक दोपहर 1 बजे। तो आप जुड़े रहें और इस मुश्किल समय में आप तैयारी करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास हम करेंगे मुगल वंश। थैंक यू।